नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं इस रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के मुंबई और पालघर का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के एक विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के निकट वर्धावन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना का करेंगे शिलान्यास। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। वाधवन बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं और उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे इन परियोजनाओं का, जिनका उद्देश्य पूरे देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से पोत संचार और सहायता प्रणाली के नेशनल रोल आउट का शुभारंभ करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज भाजपा में शामिल होंगे। चंपाई सोरेन ने पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चे की सदस्यता और राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। चंपाई सोरेन ने अपने पत्र में लिखा था कि वो झामुमो की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों से विक्षुब्ध हैं, जिसके कारण वो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासी अस्मिता पर अन्य दल जहां मौन है, वहीं केवल भाजपा ही इस मुद्दे पर मुखर है। गुजरात में लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के साथ अगले कुछ दिनों के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 3 दिनों में गुजरात में मूसलाधार वर्षा ने 26 लोगों की जान ले ली है और बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 17,800 लोगों को बचाया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना गहरा दबाव आज उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल कच्छ जिले में भारी वर्षा और संभावित तूफान के पूर्वानुमान के बाद वडोदरा से गांधीनगर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस प्राकृतिक आपदा के खिलाफ व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सरकारी स्कूलों में बाढ़ प्रभावित लोगों से वडोदरा पहुंचकर मुलाकात की और अधिकारियों के साथ बैठक की। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। गुजरात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना दिन रात राहत और बचाव के कार्यों में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत है। डोडा डीआईजी श्रीधर पाटिल ने कहा कि हमारी कोशिश ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की है जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के 12 दिनों में 5.71 करोड़ रुपए की नकदी, ड्रग्स और शराब सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम कमल का फूल खिलाएंगे। पीडीपी के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के घोषणा पत्र का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काना।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम भाजपा के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर खड़े हों ताकि भाजपा कम से कम सीटें जीते। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म मर्डर मामले में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स मौन विरोध प्रदर्शन करेंगे। न्याय की मांग और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स राजीव चौक पर मौन विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले पर भाजपा के 7 दिवसीय धरने का आज दूसरा दिन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज का दौरा करेंगे और छात्राओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। भाजपा आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। नामों पर चर्चा के लिए कल भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एयर मार्शल रणजीत किलोर के निधन पर दुख जताया है। जेपी नड्डा ने एक्स पर कहा कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी वीरता राष्ट्र के प्रति उनके अटूट साहस और समर्पण का प्रमाण। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बड़े ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके शराब के ठेकों की संख्या बढ़ा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने शराब नीति के नाम पर राज्य के राजस्व के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार कर्ज के शिकंजे में फंसती जा रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में हिमाचल पर कुल 94,992 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। साथ ही साथ सरकार पर 10,000 करोड़ से ज्यादा की कर्मचारियों की देनदारी भी बकाया है। वहीं पंजाब सरकार भी लगातार कर्ज के बोझ में दबती जा रही है। खुद पंजाब सरकार के मुताबिक 2023-24 में राज्य पर करीब 3,23,000 करोड़ रुपए का कर्ज का अनुमान था, जो कि 2024-25 में बढ़कर 3,53,000 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर संसद के संयुक्त समिति की दूसरी बैठक आज बुलाई गई है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में आज 11 बजे से संसद भवन परिसर में होगी बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तरकाशी वरुणावत भूस्खलन क्षेत्र के अध्ययन के लिए IIT रुड़की एवं THDC के सहयोग लेने के लिए कहा है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की जल्द ही विदाई हो सकती है। सूत्रों की माने तो जल्द ही कांग्रेस हाईकमान नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से हो रही मौतें बढ़ती जा रही हैं। बिलासपुर में 2 लोगों की मौत के बाद अब प्रदेश भर में मृतकों का संख्या 12 पहुंच गई है। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले पर्यटक राम की पैड़ी पर भव्य चौपाटी का लुत्फ उठाएंगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश आवास विभाग ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही 4.65 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में कल से आयोजित होगी। इस 3 दिवसीय बैठक में विविध संगठनों में कार्यरत संगठन के पदाधिकारी सहभागी होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 2 सितंबर तक चलेगा। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई में भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है।
आरबीआई ने अपने नाम की पर धोखाधड़ी की गतिविधियों के प्रति लोगों को आगाह किया है। केंद्रीय बैंक ने लोगों से कहा है कि वे अपने खाते के लॉगिन विवरण, ओटीपी और केवाईसी दस्तावेज अज्ञात व्यक्तियों के साथ साझा न करें। आरबीआई ने कहा कि संज्ञान में आया है कि गड़बड़ी में शामिल रहने वाले कुछ तत्व उसके नाम का उपयोग करके जनता को धोखा देने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। आरबीआई ने धोखेबाजों द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यप्रणाली को भी लिस्ट किया है। मुंबई में हो रहे फिनटेक फेस्ट में सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश ने बताया कि सेबी ने एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज के लिए एपीआई पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि नियामक का डेरिवेटिव को बैन करने का कोई इरादा नहीं है। माधवीपुरी बुश ने कहा कि अनुपालन और नियामक की भूमिका काफी बड़ी होती है। पिछले कुछ समय में उद्योग जगत के लोग छोटे और मझोले आरईआईटी पर विनियमन के लिए आगे आए हैं। मूडीज रेटिंग्स ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को बढ़ाकर क्रमशः 7.2% एवं 6.6% कर दिया है। मूडीज ने कहा कि मॉनसून के समय सामान्य से अधिक बारिश होने के बीच कृषि उत्पादन की बेहतर संभावनाओं के कारण ग्रामीण मांग में सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने गुरुवार को भारत की साख को स्थिर परिदृश्य के साथ बीबीबी पर बरकरार रखा है। इस तरह भारत की रेटिंग सबसे कम निवेश स्तर बीबीबी पर बनी हुई है। केंद्र अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नया सरलीकरण पेंशन आवेदन पत्र जारी करेगा। डीओपीपीडब्ल्यू ने 16 जुलाई को अपनी अधिसूचना के जरिए सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म 6A जारी किया था। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये फॉर्म ऑनलाइन मॉड्यूल में केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार ने पिछले साल के प्रतिबंध को पलटते हुए एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 में एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना रस और चीनी सिरप के उपयोग की अनुमति दी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के भंडार से अनाज आधारित एथेनॉल डिस्टिलरी को 23 लाख टन तक चावल बेचने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही पिछले साल इस पर लगाई गई रोक भी हट गई है। एक निर्देश के अनुसार खाद्य मंत्रालय ने एथेनॉल उत्पादकों को खुली बाजार बिक्री योजना के तहत ई नीलामी में भाग लेने और अगस्त और अक्टूबर 2024 के बीच चावल खरीदने की अनुमति दी है। सरकार ने सोना, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों के निर्यात के संबंध में नुकसान की स्वीकार्य मात्रा से संबंधित संशोधित मानदंडों का प्रस्ताव किया। डीजीएफटी ने एक पत्र में व्यापार और उद्योग जगत से कहा है कि वे इस व्यापार नोटिस के जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां मानदंड समिति को प्रस्तुत करें।
देश में डेटा स्टोरेज अब सस्ता होने जा रहा है। जियो AI क्लाउड सेवा को दिवाली ऑफर के रूप में पेश कर रही है। इसमें जियो ग्राहकों के लिए 100 GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि ग्राहक सभी फोटो, वीडियो, दस्तावेज, डेटा और अन्य सभी डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रख सकेंगे। इससे ज्यादा स्टोरेज चाहने वालों को सस्ती दर पर वो उपलब्ध कराएंगे। वित्तीय संकट से जूझ रही स्पाइस जेट ने अपने 150 केबिन क्रू सदस्यों को 3 महीने की छुट्टी देने का फैसला किया है। इस अवधि के दौरान केबिन क्रू सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाएगा। स्पाइस जेट के इस फैसले के पीछे का कारण एयरलाइन अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने पर विचार कर रही है। DGCA ने 3 एयरलाइनों पर शुरू की कार्रवाई। इसमें स्पाइस जेट पर कड़ी निगरानी के अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और कुछ उल्लंघनों के लिए अकासा एयर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। DGCA ने कहा कि उसे 7 और 8 अगस्त को एयरलाइन की इंजीनियरिंग सुविधाओं का एक विशेष ऑडिट किया और ऑडिट के दौरान कुछ कमियां पाई गई। LIC कंपनी को जोरदार झटका लगा है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 605.50 करोड़ रुपए का GST का पेनल्टी ऑर्डर मिला है। LIC ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि निगम ने महाराष्ट्र के लिए ब्याज और जुर्माने के लिए एक डिमांड ऑर्डर हासिल किया है। ये मामला गलत प्रॉफिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट के देर से भुगतान पर ब्याज से संबंधित है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने उत्तरी जाफना के पास 3 श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं के लिए पहला भुगतान सौंपा। परियोजनाएं डेलफ्ट, नैनातिवु और अनलाइतिवु द्वीपों में $1.1 करोड़ भारतीय अनुदान सहायता के तहत क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके तहत तीनों द्वीपों में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने 92 और अमेरिकी नागरिकों का देश में प्रवेश रोक दिया है। इसमें रूस में काम कर चुके कुछ पत्रकार, अधिकारी और कुछ व्यापारी भी शामिल। रूस मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को को रणनीतिक रूप से हराने के घोषित लक्ष्य के साथ बाइडेन प्रशासन द्वारा रूस को अलग थलग करने की नीति के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो, श्रीलंका दौरे पर हैं। अजीत डोभाल आज आयोजित होने वाले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से भी मुलाकात करेंगे। सम्मेलन के दौरान कोलंबो सचिवालय के साथ भारत, श्रीलंका, मालदीव व मॉरिशस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को एक मंच पर लाता है। गाजा में 25 वर्षों में पहला पोलियो का मामला सामने आया है। पोलियो की पुष्टि के बाद UN ने पोलियो टीकाकरण की अनुमति देने के लिए संघर्ष को रोकने का ऐलान किया है। नाइजीरिया में एमपॉक्स तेजी से फैल रहा है। नाइजीरिया में अब तक एमपॉक्स के 40 मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने नाइजीरिया को एमपॉक्स वैक्सीन की 10,000 खुराक भेजी है। पेरिस पैरालंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में उतरेंगे। पैरा बैडमिंटन में आज सुहास यतिराज और मनोज सरकार एकल स्पर्धा में अपने अभियान को शुरुआत देंगे। वहीं पैरा निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में अवनी लेखरा के प्रदर्शन पर भी रहेंगी निगाहें। पेरिस पैरालंपिक खेलों के पहले दिन पुरुष बैडमिंटन मिक्स्ड डबल्स के SL3 SU5 प्ले ग्रुप स्टेज मैच में नीतीश कुमार और तुलसीमथी मुरुगेसन की जोड़ी ने सुहास यतिराज और पलक कोहली की जोड़ी को 21-14, 21-17 से हराया।
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार बिहार करेगा। बिहार को पहली बार मिली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों को समर्थन देने के लिए ग्रेटर नोएडा में एक स्पोर्ट्स सेंटर खोला। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में इटली के यानिक सिनर के जीत के दौर जारी है। सिनर ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका के एलेक्स मिशेल्सन को 6-4, 6-0, 6-2 के सीधे सेट में हराकर तीसरे दौर में किया प्रवेश। वहीं पोलैंड की ह्यूबर्ट हुर्काज को दूसरे दौर में मिली हार। उन्हें दूसरे दौर के मैच में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन ने 7-6, 6-1, 7-5 से दी मात। ब्रिटेन के डैन इवांस भी तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। इवांस ने दूसरे दौर में के मैच में अर्जेंटीना के मरियानो नवोने को 6-4, 6-3, 6-3 से दी मात। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डे मिनॉर भी जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंचे। मिनॉर ने ओटो वाटसन को 7-5, 6-1, 7-6 से दी शिकस्त। महिला वर्ग की बात की जाए तो यहां पोलैंड की इगा स्वांतेक ने जीत के साथ खुद को तीसरे दौर में पहुंचा दिया। स्वांतेक ने दूसरे दौर के मैच में जापान की एना शिबाहारा को 6-0, 6-1 से हराया। रूस की एनास्तासिया पोटापोवा भी तीसरे दौर में पहुंची। उन्होंने दूसरे दौर में अमेरिका की वारवारा लेप्चेंको को 6-3, 6-4 से हराया। अमेरिका की जेसिका पेगुला भी तीसरे दौर में पहुंची। पेगुला ने हमवतन खिलाड़ी सोफिया केनिन को 7-6, 6-3 से पराजित किया। यूरोपियन फुटबॉल प्रतियोगिता चैंपियंस लीग का ड्रॉ गुरुवार को आया सामने। लिवरपूल का होगा रियल मैड्रिड से सामना। प्रतियोगिता बड़े बदलाव के साथ सामने है। इस बार टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 36 कर दिया गया है। नेटफ्लिक्स की हिट स्पेनिश सीरीज एलीट के अभिनेता जूलियन ओर्टेगा का 41 साल की उम्र में निधन हो गया है। ओर्टेगा की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बना है। सलमान खान का यू आर माइन गाना रिलीज हो चुका है। भाईजान एक बार फिर से दिल को छू लेने वाले एल्बम सॉन्ग के साथ वापस आए हैं, जिसमें उनके भतीजे अयान अग्निहोत्री भी हैं, जो स्टेज नाम अग्नि से जाने जाते हैं। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 ने 15वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 6.74 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिससे इसका अब तक का कुल कलेक्शन 431.29 करोड़ पहुंच गया है। अपार शक्ति खुराना, इश्वाक सिंह, राहुल बोस और कबीर बेदी अभिनीत फिल्म बर्लिन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन अतुल सबरवाल ने किया है। मिर्जापुर के मुन्ना भैया की धमाकेदार वापसी होने वाली है। मिर्जापुर 3 का बोनस एपिसोड 30 अगस्त को प्राइम वीडियो पर भौकाल मचाने के लिए तैयार है। अभिनेता दिव्येंदु नए प्रोमो मिर्जापुर 3 के बोनस एपिसोड के साथ धमाका करने वाले। 29 से 30 अगस्त का दिन सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत खास है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, कंतारा, रहना है तेरे दिल में, तुम बाट से लेकर हम आपके हैं कौन तक फिल्में फिर से रिलीज हो रही हैं। और तारक मेहता का उल्टे चश्मा फेम शैलेश लोढ़ा के पिता का निधन हो गया है। पंकज कपूर, हिमानी शिवपुरी स्टारर फिल्म बिन्नी एंड फैमिली का ट्रेलर आज जारी होगा। इमरान हाशमी की फिल्म G2 के निर्माण के लिए 2 नेशनल अवार्ड विजेता निर्माताओं ने एक साथ आने का फैसला किया है। लगभग 100 करोड़ रुपए बनने वाली फिल्म के लिए विश्व प्रसाद और अभिषेक अग्रवाल बतौर निर्माता जोड़ने का फैसला किए हैं।
सुपरहिट वेब सीरीज पंचायत के अगले 2 सीजन की शूटिंग एक साथ की जाएगी। बारिश का मौसम खत्म होते ही मध्य प्रदेश के सीहोर में सीरीज की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। मेगा बजट फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को सफल बनाने के लिए निर्माता तैयारियों में जुट गए हैं। हिंदी बेल्ट में भव्य रिलीज के लिए फिल्म के निर्माता मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करने में जुटे हुए हैं। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर अपनी फिल्म के जरिए दर्शकों को गुदगुदाते नजर आएंगे। वहीं कपिल अपनी पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं की सीक्वल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारत के अमीर लोगों की सूची में हिंदी सिनेमा के किंग खान भी शामिल हो गए हैं। कुल 7,300 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ शाहरुख ने हुरून इंडिया की 2024 की सूची में स्थान हासिल किया है। बिग बॉस OTT 3 में नजर आए अदनान शेख 24 सितंबर में अपनी गर्लफ्रेंड आयशा शेख के साथ निकाह करेंगे। सुधांशु पांडे ने अनुपमा शो को अलविदा कह दिया है। शो छोड़ने के बाद सुधांशु ने इंस्टाग्राम पर रूपाली गांगुली और प्रोड्यूसर राजन शाही को अनफॉलो कर दिया है। इसके साथ ही शो को लेकर बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।